जी, हमारी बात हो रही थी कि किस तरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव हैं। किस तरह के मॉलिक्यूल रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल मोमेंट चेंज हो रोटेशन के साथ, इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल changes with rotation of a molecule, तो हम कहेंगे कि ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो माइक्रोवेव में एक्टिव होगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रोवेव में एक्टिव होने का मतलब क्या है। प्लीज मेरी बात गौर से समझिएगा। माइक्रोवेव में एक्टिव होने का मतलब क्या है। माइक्रोवेव में एक्टिव होने का मतलब है कि अगर कोई मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम माइक्रोवेव्स डालें और मॉलिक्यूल एक रोटेशनल लेवल से ट्रांजिशन करके दूसरे रोटेशनल लेवल में चला जाए, हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल एक्टिव है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और उसका कोई ना कोई स्पेक्ट्रम जो है वो आएगा, उस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं कि वो एक्टिव है माइक्रोवेव में। अब किस तरह के मॉलिक्यूल जो है वो माइक्रोवेव में एक्टिव होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें रोटेशन के साथ डाइपोल मोमेंट चेंज हो, ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो माइक्रोवेव में एक्टिव होते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैंने HCl की एग्जांपल दी थी कि आप लोगों के पास सपोज ये H है और ये Cl है। मैं आपके पास ये आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। HCl है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ शो करते हैं। और आपको ये भी पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है उसका एक्सप्रेशन क्या है। डाइपोल मोमेंट जो है वो है म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू आर। और यहाँ ये जो क्यू है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और आर जो है ये डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है। अब आप लोग एक बात याद रखें कि ये जो क्यू आपके पास है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ये कौन से चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है। सपोज ये एच के ऊपर +1 चार्ज है, मैं कहता हूँ, और Cl पे -1 चार्ज है। तो अगर मैं Q की वैल्यू लिखना चाहूँ तो आप बता सकते हैं Q की वैल्यू क्या होगी। जी, अगर किसी चीज के ऊपर +1 चार्ज हो या -1 चार्ज हो तो Q की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। इस प्लस वन। इस +1 का यूनिट क्या है, आप बता सकते हैं। ये Q का मतलब +1 कूलम। है। कूलम। तो यदि आप लोगों का कहने का मकसद ये है कि मैं यहाँ कूलम लिखूं, 1 कूलम, ऐसे ही है। तो बच्चों यस एक सर। बात आप याद यस रखें, सर। सपोज आपके पास यहाँ कैल्शियम लिखा है और कैल्शियम के ऊपर 2+ लिखा हुआ है। तो मैं पूछता हूँ जी, आप तमाम लोगों से मैं पूछता हूँ, बताएं जी कैल्शियम पे क्या चार्ज है। आप लोग कहेंगे कैल्शियम पे चार्ज है 2+। मैं पूछूंगा इसका यूनिट क्या है, आप कहेंगे 2+ कूलम। तो ऐसा नहीं है। याद रखें, जो भी चार्ज किसी एटम पे हो उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज H पे +1 चार्ज है, मैं कहूंगा क्या ये +1 कूलम है, तो आप कहेंगे नहीं, बल्कि क्या है, +1 को मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, 1.6 10⁻19 कूलम। क्यू की जो मैग्नीट्यूड है वो ये -1.6 10⁻19 ये चार्ज। अब आप लोग मुझे ये कहेंगे कि चार्ज पॉजिटिव है लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। असल में बात ये है, हाइड्रोजन के +1 चार्ज आता कब है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज इक्वल है। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल कर देता है, हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया +1, अब पीछे रह गया प्रोटॉन, तो दरअसल ये प्रोटॉन का चार्ज है। तो अब ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻19 कूलम। जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो प्लस और माइनस साथ नहीं लिखते। इसलिए मैं ये कहता हूं यहाँ Q का मतलब है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जो चार्ज मर्जी आप समझिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि चार्ज दोनों इक्वल होते हैं। बात की समझ आई, दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, +1 हो या -1, ये इक्वल है।
इसी तरह जो Cl के ऊपर चार्ज -1 है 1.6 × 9 और R जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। सपोज इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 12 पिकोमीटर है, तो आप यहाँ फिर पिको का मतलब होता है 10⁻12 मीटर, तो आप यहाँ पुट करके म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अब ये HCl का मॉलिक्यूल है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके लिए डाईपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू है जो हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर HCl का ये मॉलिक्यूल रोटेट करना शुरू कर दे, Cl ऊपर चला जाए, H नीचे आ जाए, Cl ऊपर चला गया, H नीचे आ गया। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर की डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब अगर ये रोटेट करते करते पॉजिटिव टू नेगेटिव, Cl इस डायरेक्शन में चला जाए, H इधर आ जाए, यहाँ क्या चार्ज है? नेगेटिव, यहाँ क्या चार्ज है? पॉजिटिव। वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। अब अगर रोटेट करते करते जो Cl है वो नीचे आ जाए, H ऊपर चला जाए, तो ये आपके पास HCl बन गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और जो डाईपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी। और अगर रोटेट करते करते अब पूरा रोटेशन जो है वो मुकम्मल हो जाए, पूरा रोटेशन अगर मुकम्मल हो जाए रोटेट करते करते, यानी H इधर आ गया, जो Cl है वो इधर आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन ये। अब ये मॉलिक्यूल देखिए रोटेट कर रहे हैं, पहले इधर गया फिर ये रोटेट कर रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट करता है? सुनिएगा जरा। सपोज ये मॉलिक्यूल 1 सेकंड में 20 बार रोटेट करता है, तो जितनी बार ये रोटेट करेगा इतनी बार ये इसके डाईपोल मोमेंट में भी रोटेशन होगा। मैं कहता हूं जी बताएं डाईपोल मोमेंट में चेंज कितना है, तो आप कहेंगे 20 रोटेशन पर सेकंड। अब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस चेंज होंगे, ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज आएगा। तो ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बता सकते हैं इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो फ्रीक्वेंसी रोटेशन की है। अगर रोटेशन 1 सेकंड में 20 बार है तो 20 बार ही फ्रीक्वेंसी, इसमें चार्जेस भी चेंज होंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन की इक्वल है ये। अब सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो है वो आपके पास 20 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन 20 है, तो इसका मतलब है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी भी 20 है। और याद रखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग फ्रीक्वेंसी है, आप लोगों को एक टेबल मिल जाता है, बैनवल की बुक में ये टेबल बना हुआ है। मैं आप लोगों को वो टेबल दिखा देता हूं, आप लोगों को वो टेबल दिखा देता हूं जो बना हुआ है। यहाँ बुक आपके सामने खुली हुई है, आप लोग No, देख सकते हैं। नो सर, अभी नो नहीं सर खुले। अभी नहीं। आप बताएं। यस सर। यस सर। अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है और साथ वेवलेंथ दी गई है। कहाँ पे है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ? हाँ ये हर्ट्ज में जो दी गई ये फ्रीक्वेंसी है, देख लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, नजर आ रहा है आपको फ्रीक्वेंसी? यस सर। ये फ्रीक्वेंसी लिखी यस सर। ये देखें ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अब माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है। ये जो आपके पास है ये माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी यहां से लेके यहां तक होती है। माइक्रोवेव कोई एक रेडिएशन तो नहीं है, एक रेंज ऑफ रेडिएशन है। 3 × 10⁻10 से लेके 3 × 10⁻12। आप मेरी बात याद रखें,
जो भी कोई मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं उनकी जो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो इस रेंज में होती है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 से लेके 3 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 1 सेकंड में कोई मॉलिक्यूल इतनी बार रोटेट करता है इस रेंज में। आप अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर माइक्रोवेव डालेंगे तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी अगर वो मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो रेजोनेंस का फिनोमिनन होगा और मॉलिक्यूल एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करके चला जाएगा। सपोज ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 है, ये 3 मल्टीप्लाई 10 है। ये माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है, ये लेट मी राइट ओवर हियर कि जो रेंज है माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी की, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सर माइक्रोवेव, वो आपके पास क्या है 3। सर स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आ रहा है सर। सर आ रहा है, नजर आ रहा है। ये आ रहा है? यस Yes, सर, sir. आप लिख रहे हैं अभी। हाँ मैं लिख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, ये आपके पास है सपोज यानी आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी थ्री मल्टीप्लाई बाई 10 से लेके 12 तक। टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू, ये जो साइन है ना ये वाली, ये पावर के लिए यूज होती है कंप्यूटर में, ध्यान में रखना है आपको। अब ये रेंज है। अब याद रखें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस रेंज में, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस रेंज में, यहां से लेके यहां तक इतनी फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं। अब अगर हम माइक्रोवेव किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डालें और उस मॉलिक्यूल में जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो रेजोनेंस का फिनोमिनन होता है। लेकिन उनमें कौन सी अट्रैक्शन होगी? आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक टाइप है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, माइक्रोवेव का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट के चेंज होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो वो रोटेशन शुरू हो जाती है। हायर ट्रांजिशन, वो मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट कर रहे थे, इसे रोटेट करना शुरू कर देता है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। यही जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यही डिस्कशन मैं आप लोगों को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यही डिस्कशन होगी। एक मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करता है तो उसके दरमियान, अब एक मॉलिक्यूल सपोज वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन में क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ है वो कम और ज्यादा होती रहती है। अब यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो इसके जो डाइपोल मोमेंट में चेंज है वो रोटेशन में इस वेक्टर के चेंज होने की वजह से है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वेक्टर चेंज होता है रोटेशन का। लेकिन एक मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेगा तो उसमें ये आर चेंज होगा, क्योंकि एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम और ज्यादा होता है तो आर चेंज होता है। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, रोटेशनल में डाइपोल मोमेंट चेंज क्यों होता है, तो आप लोग कहेंगे रोटेशनल में डाइपोल मोमेंट इसलिए चेंज होता है क्योंकि जो वेक्टर है डाइपोल मोमेंट का उसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही होती है जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है। लेकिन वाइब्रेशन में जो डाइपोल मोमेंट है उसका वेक्टर सेम रहता है। सपोज ये HCl का मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, तो ये HCl का मॉलिक्यूल है, ये सपोज वाइब्रेट कर रहा है, ये HCl, फिर वाइब्रेट करते करते इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम हुआ, फिर वाइब्रेट करते करते डिस्टेंस जो है वो और कम हुआ, फिर वाइब्रेट करते करते डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। तो आप देखें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अब यहाँ आर जो है वो चेंज हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, आर चेंज हो रहा है। तो आर के चेंज होने की वजह से डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट के चेंज होने की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, इसलिए वो इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। जबकि जो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है, कोई मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है तो वो इस रेंज में रोटेट कर रहा होता है। सपोज ये HCl का मॉलिक्यूल है, बेशक आप इसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल लें
आप लोग निकाल सकते हैं कि ये 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट करेगा। वो जो भी कोई वैल्यू आएगी वो इनके दरमियान आएगी, इस नंबर और इस नंबर के दरमियान कोई वैल्यू आएगी। जो भी कोई वैल्यू आएगी, जब माइक्रोवेव रेडिएशन आप उस मॉलिक्यूल के ऊपर डालेंगे तो वो वाली जो रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इसकी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और मॉलिक्यूल हायर ट्रांजिशन लेवल में जंप करके चला जाएगा, हायर लेवल में जंप कर जाएगा और हायर फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये है जिन मॉलिक्यूल में, कौन से मॉलिक्यूल हैं जो माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल का होना शर्त है, क्योंकि डाइपोल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट करेगा। अब एक मॉलिक्यूल है, आपके नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, रोटेट तो ये मॉलिक्यूल भी करता है, लेकिन देखिए जब ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा होता है तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे तो जाहिर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं मुझसे कि कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव है और कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव में एक्टिव नहीं है। जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक जैसे एटम हो, उनमें चूंकि डाइपोल मोमेंट नहीं होता, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए वो माइक्रोवेव में एक्टिव नहीं होते। जबकि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल मोमेंट हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो, वो माइक्रोवेव में एक्टिव होते हैं। बात समझ आ गई है? यस सर। यस। ये लिखा है। अब जब हम लोग, ये सारा कुछ वही है, और मैंने आप लोगों को सिलेक्शन रूल के बारे में बताया था। सिलेक्शन रूल क्या है? एक रोटेशनल लेवल से एक अदद का जंप होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। समझ आ गई? जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मेरे पीछे वाले लेक्चर सुनने चाहिए। यस सर। ताकि उनको अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट जो है वो बने। ये अब है रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये देखना है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है उसकी ये सिलेक्शन रूल हो गया, ये होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक की हो गई, 0 और 2 वाली ये ट्रांजिशन होगी बिटवीन एनर्जी लेवल, और ये हम कर चुके हैं सारा। और ये पिछली दफा मैंने बताया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी 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 प्लीज। सर हमने जो पहले पढ़ा था कि हम माइक्रोवेव किसी के ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर फॉलो करते हैं तो वो रोटेशन होती है, जंप करता है एक रोटेशन लेवल से हायर की तरफ। तो अब हम लोगों ने सारी डिटेल पढ़ी है, तो इसके बाद वो तभी जंप करेगा जब उसका डाइपोल मूवमेंट होगा और जब रेजोनेंस होगी। जी जी वो जंप नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं कर सकता। उसकी वजह है, अच्छा क्वेश्चन है सबा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। उसकी वजह ये है कि एक मॉलिक्यूल में अगर डाइपोल मूवमेंट होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या ज़ाहिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस वक्त हमने ये तो बताया था कि मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट पड़ती है, लेकिन देखिए उसका इंटरेक्शन भी तो होनी चाहिए ना, यानी वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इंटरेक्शन कैसे होगी? अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में होगा तो दोनों उस वक्त इंटरेक्ट करेंगे। तो ये वजह है, इसलिए डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी है। अब क्या फायदा है एक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का? फायदा क्या है? ये साइंटिस्ट है गिलियम और उसके कुछ साथी थे, इन्होंने जो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रा है इसकी फर्स्ट लाइन मेजर की थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फर्स्ट लाइन मेजर करने से क्या मुराद है। कार्बन मोनोऑक्साइड के स्पेक्ट्रम में फर्स्ट लाइन मेजर की, और फर्स्ट लाइन मेजर करने का फायदा क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सपोज आपके पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड का J = 0 है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का J = 1 है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का J = 2 है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का J = 3 है। तो अब ये J = 0 है, ये J = 1 है, ये J = 2 है, ये J = 3। अगर पता चल जाए ना कि पहली लाइन कहाँ पे आई है, यानी मैंने आपको बताया है ना, सपोज ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ये स्पेक्ट्रा है, ये आपके पास यहाँ पे स्पेक्ट्रा आना है, यहाँ पे जो वैल्यू है इधर
यहाँ पे वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास 0 है, इस जगह पे वैल्यू 0 है। अब मॉलिक्यूल जब 0 से जंप करके 1 में जाएगा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 2b। हम लोग देख चुके हैं, ये 2b एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे पहली लाइन आ जाएगी, और आपको पता है मैंने कहा था कि पहली लाइन कहाँ पे आती है, जो जिस जगह पे भी पहली लाइन आ जाए उसका मतलब है 2b है वो, क्योंकि 2b एनर्जी चाहिए। तो पहली लाइन जिस वैल्यू पे आए वो वैल्यू आपने यहाँ नोट करनी है। सपोज इसके लिए लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड के स्पेक्ट्रा के लिए पहली वैल्यू ये आती है, इसका मतलब है 2b ये। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें। जो मैं आप लोगों को बार बार कहता था ना कि b की वैल्यू जो है वो आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए b की वैल्यू 1.9 है, वो मैं यहाँ से कहता था, यहाँ ये मैंने देखा हुआ था। आपकी स्क्रीन पे नोट्स खुले हुए हैं ना? Yes, sir. आप ये b की वैल्यू आ गई। अब ये जब b की वैल्यू आपके पास आ गई, b की ये वाली वैल्यू आप लोग इस फार्मूले में पुट करें। ये जो फार्मूला है आपके पास, b की वैल्यू पुट करें। h कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, यहाँ से i आप लोग फाइंड कर लेंगे। c जो है, याद रखें ये c जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रोटेशनल, ये यहाँ c नहीं है, किधर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे c होता तो इसका मतलब है रोटेशन अराउंड पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये इसका मतलब ये। लेकिन ये c मल्टीप्लाई हो रहा है। इन तमाम चीजों की जब आप लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ ये वैल्यूज पुट की, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आई आ गया। आप बता सकते हैं कि आई क्या चीज होती है? जी सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जो है ना वो ऐसी है जैसे लीनियर मोशन में मैस होता है, याद रखिए। किसी आप देखें ना मैस, अगर कहीं पे लिखा हो मैस 100 किलोग्राम है तो फौरन आपके जहन में एक बात आ जाती है ये बॉडी की हैवी है। और अगर लिखा हो कि मैस जो है 1 ग्राम है तो फौरन आपके जहन में एक बात आती है कि ये बॉडी लाइट है। इसी तरह जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हो उसके बारे में भी आप लोग ध्यान में रखें। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो तो इसका मतलब ये बॉडी को रोटेट करना मुश्किल है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो तो इसका मतलब बॉडी को रोटेट करना आसान। आई का मतलब ये होता है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास आई जो है वो म्यू आर स्क्वायर के इक्वल होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के मैसेज ये दिए हुए हैं, आप लोग कार्बन ऑक्सीजन के मैसेज दिए हैं, रिड्यूस्ड मैस फाइंड कर लें। रिड्यूस्ड मैस का फार्मूला पहले मैंने आप लोगों को नहीं बताया, वो होता है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी जो ये एटम है इनके मैस को जमा कर दें, मल्टीप्लाई करें और बटे में इनको जमा कर दें, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें आप एवोगैड्रो नंबर के साथ। आपके पास ये आ गया म्यू। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, यानी बॉन्ड लेंथ निकाल लें। यहाँ से ये बॉन्ड लेंथ इतने नैनोमीटर। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखें। इन ट्रिपल में से एक बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड कोवलेंट होते हैं। तो ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब है कार्बन मोनो। तो ये फायदा है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्या फायदा है? किसी भी मॉलिक्यूल की पहली लाइन कहाँ पे आती है वो नोट करें। यानी सपोज आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रा है, आप गूगल में जाएं और वहां लिखें रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और वहां आप देखें कि पहली लाइन कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे पहली लाइन आए उसको 2b की इक्वल करें, वहां से b की वैल्यू निकाल लें, b की वैल्यू से i की वैल्यू निकाल लें, i की वैल्यू से आप लोग म्यू निकाल लें, i की वैल्यू से आप लोग बॉन्ड लेंथ निकाल लें, तो आपके पास बॉन्ड लेंथ आ जाए। एक फायदा तो ये है कि हम लोग बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से। समझ आ गई? ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। क्लास है आप